इसको हम मिक्सिंग टैंक कहते हैं। हाँ। और इसके अंदर शुगर सिरप ऊपर से आ रहा है। अच्छा। हाँ, तो अब ये आपको खुशबू आ रही है। हाँ, खुशबू आ रही है, गुलाब की खुशबू आ रही है। केवड़े की गुलाब की खुशबू आ रही है। 1906 में हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया बना और 1907 में हकीम अब्दुल मजीद साहब ने इसको रूह अफ़ज़ा पहला ब्रांड हमदर्द का वो लॉन्च किया। जो हकीम अब्दुल मजीद साहब थे, ही डाइड वेरी यंग। उनके जो दो बेटे थे, वन स्टेड इन इंडिया एंड वन वेंट टू पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो उन्होंने वहाँ पे हमदर्द स्टार्ट किया और यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यू किया। कोई प्रोडक्ट 100 साल से ऐसे ही उसी फ्लेवर के साथ, उसी तासीर के साथ, उसी तरह की बॉटलिंग के साथ, कोई फूफा टाइप का उसका ब्रांड नेम भी नहीं है। हाँ। कोई फूफा टाइप का उसका लोगो नहीं है। फूफा मतलब बड़ा जिग-जैग जो नए जनरेशन के अकॉर्डिंग, अब तो जेन जी होता है। आप सेम फॉर्मेट से उस बॉटल पे वो चल रहा है कोई फल फ्रूट के साथ, तो उसके बाद भी सरवाइव करते हुए टॉप पे बने रहे तो क्या है? इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट है। जब सबकी नजर अब रूह अफ़ज़ा पर हो गई, पतंजलि के लोग, वो लगातार आपकी बॉटल पर नजर होगी कि कुछ ऐसा मिल जाए इस बॉटल में कि कहें कि देखो देखो रूह अफ़ज़ा में ये मिला। क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज हम कभी भी नहीं करते। अगर कोई एक भी इंग्रेडिएंट नहीं है तो हम मैन्युफैक्चर नहीं करते प्रोडक्ट को। रिलीजियस यूज के लिए भी प्रोडक्ट होता है। ये मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट। पहली बार जब रामदेव का वीडियो आया तब उन्होंने कहा एक शरबत बनाने वाली कंपनी है जो शरबत बनाकर जो पैसे होते हैं मस्जिद मदरसे को जाते हैं और ये शरबत जिहाद है। तो तकलीफ होती है। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये वक्फ है और इसके जो प्रॉफिट हैं वो वक्फ प्रॉफिट की तरफ है। ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, इससे अगर हम देखें कि शरबत की डिमांड पर या कंजम्पशन पर क्या फर्क पड़ा? जब आप लोगों के इस तरह के आरोप लगते हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ढंग से, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि इसको हमको काउंटर करना चाहिए? ये मैटर अब हमारे हाथ से बाहर है। ये कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए एक इमोशनल मामला है। हमदर्द इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों कंट्रीज में है। हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हम इंडिया में हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में है रूह अफ़ज़ा की बोतल। वही रूह अफ़ज़ा जिसका नाम ही काफी है, रूह को ठंडक देने वाला, आत्मा को ठंडक देने वाला, वो शरबत जिसकी मिठास के आदि हम सब पीढ़ियों से रहे। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मेरी बचपन की यादें रूह अफ़ज़ा के स्वाद, इसके रंग और इसकी तासीर से जुड़ी हुई है। लेकिन इसी रूह अफ़ज़ा बीते कुछ दिनों से इसके स्वाद से ज्यादा रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी के मालिकों और मुलाजिमों के मजहब को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल उठाया स्वामी रामदेव ने, बवाल मचा रहा है। देश भर में ऐसा लग रहा है कि रूह अफ़ज़ा इसकी तासीर से ज्यादा मायने ये रखता है कि इसे बनाने वाले कौन लोग हैं, इनके मालिकों का मजहब क्या है, उनके मुलाजिमों का मजहब क्या है। तो मैं आज आ गया हूं रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द के उस प्लांट में, जहां रूह अफ़ज़ा बोतलों में बोतल में पैक हो रहा है और यहाँ उसकी कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ हर रोज हजारों बोतल में इस तरह से शरबत भरे जा रहे हैं और यहाँ से सप्लाई होती है। और मैं इसलिए आया कि अगर सच कहूँ तो 40 साल 45 साल पहले जब स्कूल के दिन थे, गर्मियों के दिन हुआ करते थे, रूह अफ़ज़ा के शरबत से हम लोगों का साबका पड़ा। जब परिवार में पिताजी, माँ या परिजन शरबत बनाकर देते थे बच्चों को, और पीढ़ियों से, जैसा कि मैंने कहा, देखा, गूगल सर्च किया तो इस शरबत के बारे में, इसकी बहुत सारी कहानियां, इस शरबत बनाने वाले, शरबत इजाद करने वाले, पहली बार 100 साल से ज्यादा हुआ उस वक्त को जब इस शरबत को बाजार में लाने वाले एक शख्स जिनका नाम था अब्दुल मजीद, जो हकीम थे उस जमाने में, उनकी चौथी पीढ़ी अभी इस शरबत कंपनी, जो हमदर्द कंपनी है, उसके मालिक हैं, मुखिया हैं,
तो मैं उनसे भी बात करने आया हूं। जरा पास्ट में भी झांकूंगा, अतीत में भी झांकूंगा, समझने की कोशिश करेंगे कि इस शरबत की तासीर से, इसके स्वाद से, इसके मिठास से आज जो विवाद हो रहा है उसका क्या रिश्ता है, उसका क्या मतलब है। तो बहुत बहुत स्वागत है जी साहब। और आपका पूरा नाम आपसे ही? मेरा हामिद अहमद। हामिद अहमद साहब, आप हमदर्द इंडिया के, हमदर्द फूड्स इंडिया का ट्रस्टी हूं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी। तो हामिद साहब, पहले तो मैं जब गूगल सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि ये जो शरबत के ऊपर ये जो ब्रांड नेम है हिंदी में, इंग्लिश में, और ये जो फल फ्रूट के साथ ये निशानियां हैं, ये भी बहुत पुराना है क्या? 100 साल पुराना ऐसा कुछ है? जी, ये भी ये बोतल रूह अफ़ज़ा ब्रांड 1907 में स्टार्ट हुआ था। मेरे परदादा ने शुरू किया था, हकीम अब्दुल मजीद साहब ने। और उस टाइम कुछ गर्मी ऐसी पड़ी थी जहाँ पे लोगों को ज़रूरत थी। आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और फिर से वही सिचुएशन हो रही है कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और लोगों को ऐसे शरबत का सेवन करना पड़ रहा है। और ये लेबल जो है वो भी आप सही बोल रहे हैं, 100 साल पुराना। कहीं देखा कोई नूर मोहम्मद या समथिंग ऐसा कोई नाम है, 1920 में पहली बार आर्टिस्ट थे। हाँ। लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं एज पर FSI रेगुलेशंस, जो भी चेंज होते रहते हैं। तो उसमें छोटा मोटे चेंजेस करे हैं हमने, ज्यादा छेड़ने की कोशिश इसको नहीं करी, क्योंकि ये एक आइडेंटिफिकेशन है बॉटल की भी और शरबत की भी। तो इस शरबत की तासीर, स्वाद और इस पर बदलाव क्या हुआ, उस पर बात करने से पहले मैं थोड़ी आपकी फैमिली लिगेसी के बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि 40 साल पुरानी याद तो इस शरबत से मेरी जुड़ी हुई है। लेकिन जब इस विवाद से एक फायदा ये हुआ कि हम भी झांकने लगे कि शरबत कब बना, पहली बार किसने बनाया, पहली बार किसने इस शरबत के स्वाद का इजाद किया, तो थोड़ी कहानी में अगर झांके उसके बाद हम विवादित पहलू पर आते हैं। तो ये थोड़ा बताइए दर्शकों को, क्योंकि क्या होता है गूगल और इस जमाने में बहुत सारी ऐसी आधी हकीकत, आधी फसाना, पता नहीं चलता सच क्या है। जी, तो 1906 में हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया बना और 1907 में हकीम अब्दुल मजीद साहब ने इसको रूह अफ़ज़ा पहला ब्रांड हमदर्द का वो लॉन्च किया। और उसके बाद हल्के हल्के करके प्रोग्रेस होती रही थ्रू द इयर्स। जो हकीम अब्दुल मजीद साहब थे, ही डाइड वेरी यंग। उनके जो दो बेटे थे, वन स्टेड इन इंडिया एंड वन वेंट टू पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो उन्होंने वहां पे हमदर्द स्टार्ट किया और यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यू किया। तो रूह अफ़ज़ा जो प्रोडक्ट है वो प्री पार्टीशन प्रोडक्ट है, वो इंडियन प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया, मेड इन भारत प्रोडक्ट है। और जितनी जड़ी बूटियां इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं वो सारी इंडिया से होती हैं। जैसे केवड़ा आप ले लीजिए, उड़ीसा से आता है। आप खस ले लीजिए, ये गंगा के तट पे रूट्स हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। गुलाब है इसके अंदर, संदल है इसमें, और कई सारे और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो शरीर को ठंडा रखते हैं। तो वो हमने इसके अंदर डाला हुआ है और इसी वजह से ये बाकी प्रोडक्ट से मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। और तभी इसकी पॉपुलैरिटी 117-118 साल से। जैसे मैंने कहीं पढ़ा गूगल पे ही कि जो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर थे अब्दुल मजीद जी, वो हकीम थे जी। और आयुर्वेदिक यूनानी दवाओं का वो कुछ छोटा मोटा कारोबार करते थे या जो भी। तो गर्मी के दिनों में उन्होंने किसी तरह के शरबत कुछ मिला जुला कर, कुछ फल फ्रूट शुगर मिलाकर कुछ ऐसा बनाया, ये सच है? जी बिल्कुल सच। और उसके बाद फिर रूह अफ़ज़ा इसका नाम कब पड़ा? इसका नाम रूह अफ़ज़ा पहले दिन ही पड़ गया था। जो पहला ब्रांड हमदर्द का लॉन्च हुआ है वो रूह अफ़ज़ा हुआ है। ओके, हाँ। और हमदर्द कंपनी के तौर पर कब फॉर्म हुई? 1906 में। 1906 में जब उन्होंने शुरुआत की तभी तब हमदर्द से लॉन्च किया। तो क्या सोच कर रखा होगा हमदर्द? हमदर्द शेयरिंग ऑफ पेन, तो दवाइयां बनाते थे। और एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आई एक ही साल बिजनेस के अंदर कि वो बहुत गर्मी हो गई, तो उन्होंने एक और दवाई बनाने की कोशिश करी, जिसमें उन्होंने कई जड़ी बूटियां डाली, कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले जो कूलिंग प्रॉपर्टीज जिनकी हो। अब वो जो जैसे जैसे लॉज चेंज होते गए, वो फूड में आ गया ये प्रोडक्ट, और अब ये इंडिया का सबसे बड़ा शरबत माना जाता है। अच्छा, अब जो फैमिली है आपकी, चूंकि आप 4th जनरेशन है, तो आप फैमिली में 2 फैमिली ट्री है। एक शायद मेडिसिन का हिस्सा है जो आपके कजन ब्रदर्स देखते हैं शायद, और वहाँ
वहाँ के कुछ प्रोडक्ट क्या हैं जो फेमस हैं? जी, साफी है, सिंकारा है, स्वालीन है, जोशीना है। ये बहुत प्रोडक्ट्स हैं जो जिनको 1960 से 1970 से प्रोडक्ट्स हैं ये भी, और बहुत ही पुराने प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही अच्छे चलते हैं प्रोडक्ट्स, और जो भी इंडिया के कस्टमर्स हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, उसको बेनिफिट हो रहा है। ओके, तो एक वो कंपनी है, दोनों कंपनी अलग है? ट्रस्ट हैं ये दोनों, ट्रस्ट। ओके, वो मेडिसिन देखते हैं जो आपके कजन हैं, और आप ये फूड। तो यहाँ शरबत के अलावा और इसके अलावा क्या है? शरबत के अलावा हमारा एडिबल ऑयल है, जिसके अंदर हम मस्टर्ड ऑयल बनाते हैं, हनी है, वर्मिसिली है, स्पाइसेस की रेंज है खालिस के नाम से, और ऐसे कई सारे और प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, सैफरन, हींग। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये बनाया, तब जो 100 साल से ज्यादा हो गया, कहें तो 116, 17, 18 साल हो गया, और आज तो इसके स्वाद में, इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या बदलाव आया है? एक भी इंग्रेडिएंट में बदलाव नहीं आया। इसमें जो बदलाव आया वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आया, जिसके अंदर हमने टेक्नोलॉजी को करा। जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी अब ऐसी आ गई है जहाँ पे आप हाथ छूने की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट को, और आप हाइजीनिक कंडीशंस। तो अभी जो आ रहा है उसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, सिर्फ अपने आप ही गिर रहा है, कैपिंग हो रही है, बॉटलिंग हो रही है, यूनी ब्लॉक प्लांट है, आउटसाइड एयर का इंटरफेरेंस नहीं है, सब कंडीशंस हैं, और यूएस एफडीए प्लांट है। तो यहाँ से अगर आप रूह अफ़ज़ा भेजना चाहें यूएसए में भी, तो उनकी जो गाइडलाइंस हैं उसको भी हम केटर करते हैं यहाँ। तो आपने कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं आया, तो जैसे मैं देख रहा हूँ इसमें इंग्रेडिएंट्स में शुगर सिरप है 87.8%, बाकी उसका खास गुलाब, धनिया, पुदीना, गाजर, मुनक्का, केवड़ा, और ये सब इसमें लिखा हुआ है। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं यही यूनिक बनाते हैं इस प्रोडक्ट को, क्योंकि बाकी शरबत में ये नहीं होते। तो यही फॉर्मुलेशन है जो हमारे परदादा ने बनाई है, जिसको आज भी लोग इसीलिए प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ये कूलिंग प्रॉपर्टीज ये हर्ब्स देते हैं। और आप सिर्फ इसको ये नहीं देखेंगे कि ये सिर्फ एक कम्युनिटी में पिया जाता है, मंदिरों में भी, मस्जिदों में भी, गुरुद्वारों में भी, हर जगह बांटा जाता है रूह अफ़ज़ा। इस तरह से बांटा जाता है कि ये एक जाहिर सी बात है, नॉर्थ इंडिया में खास तौर से बहुत ही 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर हो जाता है और लोग बर्दाश्त नहीं होता बाहर, तो ये लोग देते हैं, सड़कों पे बांटा जाता है, छबील में दिया जाता है, सिर्फ इस कंडीशन क्योंकि ये प्रॉपर्टी वो कूलिंग प्रॉपर्टी देता है, और शरबत नहीं बांटे जाते क्योंकि वो कूलिंग प्रॉपर्टीज नहीं देते। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रूह अफ़ज़ा एंड अदर। तो ये बताइए कि जैसे 100 साल में दुनिया बदल जाती है, 4th जनरेशन आते आते बहुत चीज लोग बदलते हैं, दूसरे प्रोडक्ट में, दूसरे बिजनेस में शिफ्ट हो जाते हैं। आप 4थी जनरेशन, वही रूह अफ़ज़ा, वही स्वाद, उसी तरह का शरबत, वही इंग्रेडिएंट्स, तो आपने क्यों नहीं सोचा कि इसको कुछ और हम कर दें? नहीं, हम कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, बल्कि ये आपने ठीक बोला कि हमने वही बोतल रखी है, वही डिजाइन रखा है लेबल का भी, क्योंकि जो आम जनता है वो इसको आइडेंटिफाई करती है, उसका कल्चर का एक पार्ट है रूह अफ़ज़ा। इतने 100 सालों से उसके भी जनरेशन का एक हिस्सा है कि ये बोतल ऐसी ही खोली जाती है, इतना ही मात्रा में डाली जाती है और ऐसे घर में पिया जाता है। इट्स नॉट ओनली अ सिंबल ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन इन इंडिया, बट ऑल्सो समथिंग विच इज जो घर की शोभा बढ़ाता है। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं कि इसके आइडेंटिफिकेशन एक इंडियन कल्चर के हिसाब से इस बोतल में है। तो ये जैसे इसको लेकर ये बात होती है कि इसमें शुगर की मात्रा 87.8% है, मतलब बहुत ज्यादा है जी। तो जैसे मैंने वीडियो बनाया अभी, हाँ, बीच में ये भी बोल दूं कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए एक इमोशनल मामला है। इसलिए इमोशनल मामला है कि बचपन से इस शरबत का स्वाद हमने घर में देखा है। अब मेरे पिताजी और ग्रैंडफादर ने भी चखा जरूर होगा, चूंकि 100 साल से ज्यादा पुराना है। और जब इस शरबत को लेकर तमाम बवाल सवाल योगी रामदेव ने इसको धर्म से, मजहब से, मुस्लिम कंपनी के द्वारा मुसलमानों के लिए बनाया गया, मस्जिद मदरसों में इससे कमाया हुआ पैसा लग रहा है, तमाम बातें जब कह दी तो लगा कि नहीं, जिस शरबत से हमारा रिश्ता पीढ़ियों का रहा है, उस शरबत बनाने वाली कंपनी, उसके मालिकों से जरा मिला जाए। तो ये वीडियो सिर्फ इमोशनल मामला है, प्रमोशनल कुछ नहीं। बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि ये अजीत अंजुम वहां गए हमदर्द में, हमदर्द की PR कंपनी ने उनसे संपर्क किया होगा, कुछ डील हुई होगी, इसलिए वीडियो कर रहा हूं। लेकिन मैंने अप्रोच किया क्योंकि मैं चाहता हूं। खैर, वापस लौटते हैं। तो एक सवाल उठता है कि शुगर
की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारे लोग, और जो मैंने अपने वीडियो में पहले भी कहा कि मैंने 20 साल से नहीं पिया, थोड़ा हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो जाता है, तो मैं जैसे कोक और ये सब ड्रिंक भी नहीं करता हूँ, जो भी उस तरह का होता है। तो ये इसको लेकर कभी कंसीडर किया गया कि शुगर ज्यादा है? हाँ, बिल्कुल किया गया, और ये काफी रिसर्च हमने करी इसके ऊपर। उसमें क्या हुआ कि एक हमें प्रोडक्ट मिल गया जो शुगर का ऑल्टरनेटिव है और जो टेस्ट से वो नहीं कर रहा, डिस्टर्ब नहीं कर रहा। वो बहुत जरूरी था हमारे लिए, क्योंकि रूह अफ़ज़ा का टेस्ट, रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर, रूह अफ़ज़ा की खुशबू है जो बोतल खोलने के बाद मिलती है, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए अगर आप कुछ भी और डालें तो। तो वो हमें प्रोडक्ट मिल गया, और हमने कुछ तकरीबन 3-4 साल पहले एक नो शुगर, नो एडेड शुगर का रूह अफ़ज़ा भी निकाला। अच्छा, वो भी निकाला। तो दूसरी बात कि रामदेव का जो बयान आया, आप 100 साल से ज्यादा पुरानी आपकी कंपनी है या शरबत का ये प्लांट या कंपनी जो भी कहें प्रोडक्ट, और ऐसे समय में वो कह रहे हैं कि शरबत बनाने वाली कंपनी की जो आमदनी होती है उससे मदरसे और मस्जिद बनते हैं, ये कट्टर मुसलमानों का शरबत है। तो उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे आप? ना ही रूह अफ़ज़ा के पैसों से कोई मस्जिद बनती है, ना ही मंदिर बनता है, ना ही गुरुद्वारा बनता है। इसको रूह अफ़ज़ा को जरूर इन तीनों जगहों पे पिया जाता है, बांटा जाता है और इसका सेवन किया जाता है। इसके अलावा मैं इस टॉपिक पे कुछ नहीं बात करना चाहूँगा। नहीं, बहुत अच्छी बात कही, ये बात सही है। हम लोगों की भी यादें ये है हामिद साहब कि शादियों में, मैं 40 साल पहले अगर लौटूं तो शादियों में, भंडारे में, धार्मिक उत्सवों में बड़े बड़े कंटेनर में, जिसकी जैसी हैसियत होती है, कंटेनर में 100 लीटर रूह अफ़ज़ा की शरबत बनती थी, 2 बोतल उसमें डाला और उसके बाद बारात में, शादियों में ये पिलाया जाता था। और तब कोई नहीं जानने में किसी की दिलचस्पी थी, ना किसी के ज़हन में आता था कि शरबत बनाने वाली कंपनी कौन है। कई बार ये भी लोग नहीं जानते थे, और कंपनी के मालिक या मुलाजिम मुसलमान है, ये तो कभी सोचा ही नहीं, कल्पनीय था। लेकिन अब ये बताइए, एक और बात आती है वक्फ की बात। जैसे ये भी 3-4 दिन से ये एक ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये वक्फ है और इसके जो प्रॉफिट हैं वो वक्फ प्रॉफिट की तरफ है। ये थोड़ा सा बताइए समझाने के लिए। 1947 में हमारे ग्रैंडफादर ने इसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन 1956 में इंडियन गवर्नमेंट एक वक्फ एक्ट लेके आई। हमारा डिक्लेयर हो गया था वक्फ से पहले, लेकिन ऐसा कुछ साल चलता रहा। लेकिन कुछ वक्फ का बोर्ड का इंटरफेरेंस हमारी कंपनी पे ज्यादा हुआ। 1972 में हमारे दादा हकीम अब्दुल हमीद साहब ने वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट एक केस डाला, जिसका डिसीजन 2011 में आया, 2011 में आया दिल्ली हाई कोर्ट से, दैट हमदर्द इज नॉट अ वक्फ अंडर द वक्फ एक्ट। सो उसके बाद से हमने ट्रस्ट डिक्लेयर किया इसको, और जो जैसे काम करते आ रहे थे, जो एक और बात मैं ये बता दूं कि रूह अफ़ज़ा का जितने भी प्रॉफिट होता है उसका 85% चैरिटी में जाता है, और उसके उस अमाउंट से हमने स्कूल्स बनाए हैं, यूनिवर्सिटी बनाई है। 85% चैरिटी, 85% प्रॉफिट का। ओके। और उसका स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनाया है, कल्चरल इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं। लेकिन कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के अंदर ऐसा कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, और ना ही कोई ऐसी कोई रिलीजियस एक्टिविटी। तो जो आपने चैरिटेबल काम किए हैं, जो इंस्टीट्यूट्स बनाए, उसमें क्या क्या है जरा समझाने। तो एक यूनिवर्सिटी है जामिया हमदर्द के नाम से, दिल्ली में ये है, 92 एकड़ कैंपस में है, और उसमें फार्मेसी कॉलेज है जो नंबर 1 इंडिया का माना जाता है कई सालों से। उससे बच्चे पढ़ के और बाहर चले जाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और यूनानी कोर्स है, एक साइंस बेस्ड कोर्स है, इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं। अभी हाल के अंदर हमने मैनेजमेंट कोर्सेज और लीगल लॉ के कोर्सेज स्टार्ट करे हुए हैं। तकरीबन 10,000 बच्चा वहाँ पढ़ता है, और उसमें हर क्लास, हर रिलीजन के बच्चे, हर रिलीजन के बच्चे होते हैं। ऐसा कोई नहीं होता कि किसी एक रिलीजन के बच्चे पढ़ रहे हों। और जो प्रोफेसर्स हैं वहाँ पे वो भी हर रिलीजन के प्रोफेसर्स भी हैं। इट्स अ वेरी डायनामिक एंड वेरी कल्चरली वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर। तब ये बताओ कि जब आप ये सब कर रहे हो और 100 साल से पुरानी कंपनी शरबत है, और तब जब सोशल मीडिया पर इस तरह का बवाल होता है, सवाल होते हैं, रामदेव तो लगातार कैंपेन ही सीधे तौर पर डायरेक्ट हिट करे। पहली बार जब रामदेव का वीडियो आया तब उन्होंने कहा एक शरबत बनाने वाली कंपनी है, जो शरबत बनाकर जो पैसे होते हैं मस्जिद मदरसे को जाते हैं, और ये शरबत जिहाद है।
और उसके बाद 2 दिन बाद लगा कि उनको सद्बुद्धि आएगी, लेकिन 2 दिन बाद अब नाम लेकर करना शुरू किया है हमदर्द का और हिमालय का। तो ये जब नाम लेकर इस तरह से कह रहे हैं तो तकलीफ होती है? नहीं, एक रिजॉल्व है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, हमारे अपने ट्रस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमें क्या काम करना है। तो वो और हम और स्ट्रांग हो जाते हैं इस रिजॉल्व में कि हमें इंडिया की नेशन बिल्डिंग के लिए काम करना है, हमें चैरिटी के लिए काम करना है। जो हम एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल डेवलपमेंट में काम करते आ रहे हैं उसको और बढ़ाना है। तो ये और स्ट्रांग हमारा इंटेंशन हो जाती है। तो ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, इससे अगर हम देखें कि शरबत की डिमांड पर या कंजम्पशन पर क्या फर्क पड़ा? कोई खास फर्क नहीं पड़ा। गर्मी आ रही है, रूह अफ़ज़ा का कंजम्पशन वैसे ही बढ़ता है इस टाइम पे, और भी बढ़ रहा है थ्रू द इयर्स, बढ़ते जा रहा है। जो अभी हमने फाइनेंशियल ईयर क्लोज किया है, हाईएस्ट सेल्स ऑफ रूह अफ़ज़ा एवर इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, इट हैज रियली ग्रोन। इस वक्त तकरीबन 100 करोड़ ग्लासेस रूह अफ़ज़ा के हम हर साल बेच रहे हैं। 100 करोड़ ग्लासेस रूह अफ़ज़ा के हर साल। ग्लासेस मतलब आप तो बॉटल में बेच? हाँ, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम 23 ग्लासेस एक बोतल में। जितनी बोतल बिकती है उसके 100 करोड़ ग्लासेस। तो आप ये कह रहे हैं एक बॉटल से 23 ग्लासेस बनते हैं। इतनी बोतलें बिकती हैं कि 100 करोड़ ग्लासेस रूह अफ़ज़ा के पिए जाते हैं इंडिया में हर साल। अच्छा। और हमें ये हमारा इंटेंशन है कि इसको हम पूरे इंडिया की पॉपुलेशन कम से कम एक ग्लास तो पिए, एक आदमी एक ग्लास तो पिए एक साल में। तो ये बताओ, आपके लिए अगर शरबत मैन्युफैक्चरिंग में, इस प्रोडक्ट में आपके लिए चैलेंज कौन प्रोडक्ट है? नहीं, हम चैलेंज नहीं देखते। हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम मार्केट को नहीं देख रहे हैं। हम जो इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं वो हमें पता है कि सबसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। ऐसा शरबत और कोई नहीं बनाता। तो आपका इसका फॉर्मूला तो इस पे लिखा हुआ है, तो कोई भी बना सकता है। इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट है फ्लेवर्स। तो वो फ्लेवरिंग जो सब्सटेंसेस है, नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, उसके अंदर वो एक सीक्रेट फॉर्मूला होता है कि आप कितनी मिकदार में कितना चीजें डालते हैं। तो वो हमारा सेफ गार्डेड फॉर्मूला है। अच्छा, अब हम फैमिली की बात कर रहे थे, शुरू में कट शॉट में आया। तो जो हकीम अब्दुल मजीद थे जिन्होंने शुरुआत की, करेक्ट, तो शुरुआत उन्होंने जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली के इलाके में लाल कुआं में की गई। लाल कुआं। तो जब शुरुआत की 1906 में, 1906, करेक्ट। तो कोई छोटा सा वहां स्ट्रक्चर होगा जहां से किया होगा? जी, एक दुकान थी, उन्होंने छोटी सी दुकान थी जहां से उन्होंने शुरू किया था। मतलब भी उसको कहते हैं, क्लिनिक आप समझ लीजिए। क्या कहते हैं? मतलब ओके। तो वो दुकान अभी भी कुछ वहां है? नहीं, अभी वहां उस एरिया में नहीं है जहां पे वो करते थे, लेकिन फिर एक फैमिली शिफ्ट हुई थी दूसरी जगह पे जिसको लाल कुआं कहते हैं। वो अभी तक स्ट्रक्चर है हमारे पास, और वहां पे हमारा मतलब भी चलता है, एक क्लिनिक भी चलती है। तो अब्दुल मजीद साहब के बेटे हुए हकीम अब्दुल हमीद साहब, जिन्हें शायद पद्मश्री, पद्म विभूषण भी बिल्कुल मिला। जी। तो अब्दुल हमीद साहब हुए आपके ग्रैंडफादर। जी। और अब्दुल मजीद जो इसके फाउंडर थे, वो मेरे जिन्होंने इसको बनाया पहली बार, वो ग्रेट ग्रैंडफादर। तो अब्दुल हमीद साहब के फिर दो बेटे, अब्दुल मुईद साहब लेट, और हमाद अहमद साहब जो अभी हैं। तो आपके फादर का नाम? हमाद अहमद। ओके, हमाद अहमद। और आपके अंकल हुए? अब्दुल मुईद। वो अब नहीं है। उनके बेटे हैं जो हमदर्द के मेडिसिन प्लांट मेडिसिन। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात कि इस बीते 10-15 सालों में, 25 सालों में कब कब लगा कि कोई कंट्रोवर्सी हो रही है इसके इर्द गिर्द? 2014 के पहले भी कभी हुआ? कंट्रोवर्सी होती रहती है, लेकिन हमारा एक ही इंटेंशन है कि हमें इंडिया की प्रोग्रेस के लिए कैसे हम और काम कर सकें, और उसके वही एक रिजॉल्व है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि वी हैव टू बेनिफिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। तो उस हिसाब से हम अपना काम करते जा रहे हैं। तो अभी रूह अफ़ज़ा को बाहर के मुल्कों में कहाँ भेजते हैं आप? तकरीबन 40 मुल्कों में जा रहा है। बाहर भी जाता है? जी, बाहर जा रहा है। यूएस, यूके, कनाडा बड़ी मार्केट्स हैं। इधर साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत बड़ी मार्केट है। मिडल ईस्ट भी, बहरीन और यूएई, ये बड़ी मार्केट्स। और प्लांट एक तो यहाँ जहाँ हम हैं मानेसर में, और एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी प्लांट। 2 प्लांट हैं इस रूह अफ़ज़ा के बनाने का। जैसे मानेसर प्लांट में पता नहीं, ये आपका कोई सीक्रेट कोड होगा, सीक्रेट इंफॉर्मेशन होगा, कितनी बोतल बनती है? तकरीबन आप दिन की कैपेसिटी में आपको बता सकता हूँ, 3 लाख बोतल दिन में मानेसर फैक्ट्री में बन जाती हैं, और तकरीबन 2 लाख बोतल औरंगाबाद फैक्ट्री में बन जाती हैं दिन में। रोज 5 लाख बोतल रोज बनाते हैं आप? जी।
5 लाख बोतल रोज बनाते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा भी होता है सीजन में, जैसे मई जून पीक सीजन होता है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कंजम्पशन हम बोलते हैं, एक लोडिंग सीजन और एक है कंजम्पशन सीजन। हाँ। तो लोडिंग सीजन पहले आ जाता है फरवरी मार्च के अंदर, हम ट्रेड को लोड करते हैं, और कंजम्पशन सीजन होता है जब पीक गर्मी पड़ती है, जैसे अप्रैल मई जून, ये सबसे ज्यादा गर्मी इस टाइम पे पड़ती है। तो जैसे एक और कंट्रोवर्सी होती है बीच बीच में, जो मेरे ख्याल से 6-7 साल पहले भी हुई और भी कभी कभी हुई, जिस कंट्रोवर्सी में ये आरोप लगने लगता है कि हमदर्द तो ऐसे लोगों की कंपनी है, मुसलमानों की, खासतौर से आपकी फैमिली को जोड़कर, जहां हिंदुओं की एंट्री नहीं है, कोई हिंदू मुलाजिम या हिंदू स्टाफ नहीं है। आप खड़े हुए हैं हमारी फैक्ट्री के अंदर, और आपका बहुत स्वागत है यहाँ पे खड़ा होना। हमारे ऐसा कोई नहीं है, हम जो हायरिंग करते हैं वो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन करते हैं, वो मेरिट के बेसिस के ऊपर करते हैं। हमारे बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जो, आई थिंक मेजॉरिटी एम्प्लॉइज हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं। सो ऐसा कोई ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं है। तो हिंदू भी यहाँ एम्प्लॉय बिल्कुल है, बिल्कुल। तो फिर ये जो जब आप लोगों पे इस तरह के आरोप लगते हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ढंग से, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि इसको हमको काउंटर करना चाहिए, या आपको लगता है जिसको जो कहना है कहने दो, हम वैसे काम? नहीं, हमारा कभी भी इंटेंशन ऐसे मीडिया में जाकर और किसी को रिटेलिएट करने का नहीं है। हम बहुत प्यार से काम करते हैं, मोहब्बत का शरबत हम बेचते हैं। तो ऐसा जो भी कोई बोलता रहे, लेकिन हमारा एक रिजॉल्व है कि हमें किस काम में, कहाँ पे हमें आगे बढ़ना है, और उस काम में हम बढ़ रहे हैं आगे। तो ये क्यों लगा कि ये रामदेव ने डायरेक्ट अटैक क्यों किया? क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो जो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है उसको डिमीन करने के लिए, काउंटर करने के लिए उन्होंने रिलीजन का सहारा। आई थिंक ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना है, FSCI को देखना है, कोर्ट्स को देखना है। ये मैटर हमारे हाथ से बाहर है। एक बात ये कह रहे हैं, देखिए इनका बिजनेस है और ऐसा दौर है कि ये बोलने से भी बचना चाहेंगे, और मैं इनका जो अधिकार है क्या बोले ना बोले उसकी हिफाजत करते हुए, कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश का प्रोडक्ट है, इस देश के नागरिक हैं, इस देश की सरजमी में, दिल्ली में इस प्रोडक्ट की शुरुआत हुई, जैसे कि इन्होंने बताया, जिस हिस्ट्री की बात की। तो ऐसी स्थिति में अगर इस प्रोडक्ट पर इतने सवाल उठाए जाते हैं, इसको रिलीजन से जोड़कर, इससे इस शरबत की मिठास में नफरत घोलकर, इस शरबत के धर्म के आधार पर शरबत को मुस्लिम शरबत, मुसलमानों का शरबत बोलकर, या कट्टर मुसलमानों की कंपनी बोलकर अगर इसे बदनाम करने की कोशिश होती है, हमले करने की कोशिश होती है, तो सरकार का भी फर्ज है, सरकार की ड्यूटी है कि इस तरह के नकारात्मक प्रचार, इस तरह के नफरती एजेंडे वाले प्रचार से सरकार उन कंपनियों की हिफाजत करे, चाहे वो हमदर्द हो, चाहे हिमालय हो, चाहे कोई भी कंपनी हो। क्योंकि ये कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है और उससे अगर सैकड़ों करोड़ का टर्नओवर होता है, उससे GST टैक्स सरकार के खजाने में भी पैसे जाते हैं, लोगों को जो खरीदते हैं उनका योगदान है, इतने लोग, सैकड़ों हजारों लोग काम करते हैं, उनका योगदान है, उस योगदान को की हिफाजत करना, उनके अधिकारों की हिफाजत करना, ये सरकार की ड्यूटी है। लेकिन चूंकि बाबा रामदेव का सवाल है, इसलिए जाहिर है सरकार की कोई भूमिका नहीं। कुछ बताना चाह रहे हैं? जी, मैं ये आपको देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप चीनी ज्यादा नहीं पीते, तो ये नो एडेड शुगर का रूह अफ़ज़ा है, इसको हम रूह अफ़ज़ा लाइट कहते हैं, और इसमें चीनी नहीं डली हुई है। अच्छा, तो मैंने एक वीडियो किया था, मुझे तब पता नहीं था कि नो एडेड शुगर का भी कोई है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया तो लगा मिठास बहुत ज्यादा है। और मैं थोड़ा चाय में भी विदाउट शुगर चाय पीता हूँ, अब थोड़ा सा लोग हो गया टी के बाद ऐसा करते, आदत हो गई जी, तो आदत हो गई, तो इसलिए मैंने पिया। चलो एक टेस्ट को रिकॉल करते हैं, जिस टेस्ट से हमारा रिश्ता, लेकिन इन्होंने बताया नो एडेड शुगर भी इसमें। तो अब खैर जो करना है सरकार को करना है, लेकिन आगे फिर आप लोग अब इस प्रोडक्ट के लिए क्या सोचते हो? मतलब तो आगे हमने इस प्रोडक्ट के बारे में, जाहिर सी बात है हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट है और इसके अंदर हम इनोवेशन भी बहुत कर रहे हैं, तो चीनी को कैसे कम करते जाएंगे, प्रोडक्ट वही रखेंगे, चीनी ज्यादा मात्रा में कम करेंगे, ये आगे का हमारा रिजॉल्व है। प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स में भी, जैसे हमने मिल्क शेक एक अपना प्रोडक्ट बना लिया है, रूह अफ़ज़ा मिल्क शेक, रूह अफ़ज़ा लस्सी एक कैटेगरी है, फ्यूजन के नाम से, जहाँ पे हम रूह अफ़ज़ा को दूसरे जूसेस में डाल रहे हैं, तो वो भी एक आ गया है। तो मार्केट में हम कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको अच्छा ब्रांड बनाते जाएं। तो आप चौथी पीढ़ी तो आप शरबत तक टिके हैं, जो आपके बाद वाली पीढ़ी है 5वीं,
वो इसी शरबत के कारोबार में रहेगी या कुछ और अब ये पता नहीं, उनके पास अभी टाइम है, जो करना चाहें वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हम तो चाहेंगे कि फैमिली बिजनेस में ही आए और इस कारोबार को आगे लेके चलें। आपने कहाँ तक पढ़ाई की, कहाँ से पढ़ाई? मैंने एमबीए करी है, मैंने यूके से एमबीए करी। यूके से एमबीए किया। तो यूके से एमबीए करने के बाद आप ये पुश्तैनी कारोबार में आ गए, शरबत के कारोबार में। आपको नहीं लगा कुछ और भी करना चाहिए? बिल्कुल कर रहे हैं हम, और नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। तकरीबन पिछले 3 साल के अंदर हमने 100 प्रोडक्ट ऐड कर दिए हैं अपने लाइन के अंदर। उसी हिसाब से तकरीबन 4 साल के अंदर अंदर हमारा टर्नओवर भी डबल हो गया। और ये उसके बावजूद जब हमारा 85% प्रॉफिट का ऑर्गेनाइजेशन से बाहर चला जाता है, क्योंकि वो चैरिटी में हम दे देते हैं, और उससे हम यूनिवर्सिटी हमारी चल रही है, और काफी सब्सिडाइज कोर्स की फीस भी वहाँ पे काफी सब्सिडाइज है। तो उस हिसाब से जो आई थिंक जो हम कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से अच्छा है। तो जैसे गूगल पर मुझे दिखा कि 600 करोड़ लगभग टर्नओवर है कंपनी का, हमदर्द इंडिया का। हमदर्द इंडिया, अगर आप मेडिसिन और फूड का दोनों का देखेंगे तो तकरीबन अब 1000 करोड़ के करीब का है। तो ये जो 600 करोड़ है वो सिर्फ इस कंपनी का क्या नाम है? जहाँ हमदर्द फूड्स, ये हमदर्द फूड्स हुआ जी। और जो मेडिसिन वो हमदर्द मेडिसिन। हमदर्द फूड का कितना है? तो हमदर्द फूड्स का तकरीबन 630 करोड़। तो उसमें प्रॉफिट पूछ सकता हूँ? तो कंपनी में होगा, वो वेरी करता रहता है साल जो साल। तो उसका 85% लेकिन चैरिटी में देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि जो इनकी आमदनी होती है, प्रॉफिट जो है उसका 85% चैरिटी में देते हैं। अब 85% चैरिटी में देते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और बहुत सारे लोग देश में हैं जो अच्छी खासी आमदनी होती है, कुछ हिस्सा 10%, 5% हिस्सा चैरिटी में देते हैं, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा या गरीबों की पढ़ाई में। लेकिन जो देते हैं बहुत सारे लोग ढिंढोरा भी पीटते हैं। ऐसी तस्वीरें भी कोरोना के दौरान में देखी कि किसी ने 1 दर्जन केला दिया, 6 लोगों के बीच बांटा और पिक्चर खींचा और वायरल कर दिया। 12 केले 6 आदमी या 12 केले 12 आदमी, और वो पिक्चर ढिंढोरा पीटा को कितने बड़े दानवीर हैं, दानदाता। लेकिन एक कंपनी है जो 85% अपनी इनकम का चैरिटी में देती है, तो उस कंपनी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है कि ये तो कंपनी मुसलमानों की है, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ये जो आमदनी हो रही है उससे मस्जिदें बन रही है, मदरसे बन रहे। पहली बात, अगर मस्जिदें मदरसे बनवाने में भी कोई पैसे देता है वो भी गुनाह नहीं है, कोई धार्मिक स्थल। लेकिन जो हमदर्द इंडिया के सीईओ हैं वो कह रहे हैं इस पैसे से मस्जिदें, मदरसों के लिए इस कंपनी की तरफ से अर्न किया हुआ पैसा नहीं जाता है। कोई हम रिलीजियस एक्टिविटी में काम नहीं करते हैं, हम सिर्फ चैरिटी में काम करते हैं। और चाहे रिलीजियस नहीं होती है, वो होती है कि जितने मैक्सिमम लोगों को इंडिया के फायदा हो सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमदर्द फूड्स के सीईओ कह रहे हैं कि हम जो पैसे अर्न करते हैं, हमारी जो आमदनी होती है, उससे कोई भी पैसा मस्जिदों और मदरसों को नहीं जाता, चैरिटी को जाता है, शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाता है। सही कह? बिल्कुल। और बदनाम किया जा रहा है, क्या विज्ञापन दिए जा रहे हैं, क्या बयान दिए जा रहे हैं, वो आप देखते हैं। बल्कि रामदेव कहते हैं कि अगर हमदर्द के इस शरबत को पियोगे तो इसकी आमदनी मदरसों और मस्जिदों में जाएगी, और अगर रामदेव के प्रोडक्ट को पियोगे तो आचार्य कुलम बनेगा, विश्वविद्यालय बनेगा, शैक्षणिक संस्थान बनेंगे। हकीकत क्या है वो सामने है, और यही मैं चाहता था ये कहानी, ये हकीकत आप तक पहुंचे, क्योंकि जानना जरूरी है। देश में एक ऐसा तबका है जो जानबूझकर एक उस तबके को टारगेट करने की कोशिश करता है जिस तबके से ताल्लुक इस हमदर्द फूड्स का है, इस कंपनी का है, इसके मालिकों का है, इनकी पीढ़ियों का। लेकिन कंपनी भले किसी की हो, अब्दुल मजीद ने बनाई, उनकी चौथी पीढ़ी के अब्दुल हमीद साहब सीईओ हैं, लेकिन मेरी 2 पीढ़ियां भी इस शरबत की तासीर से उसका वास्ता रहा होगा, जिन्हें नहीं पता कि ये बनाने वाले कौन है, बेचने वाले कौन है, किन के हाथों से गुजर कर ये शरबत पहुंचा। और क्या आप भी शरबत पीते वक्त ये सोचते होंगे कि किन हाथों से गुजरा है, किन हाथों से होता हुआ शरबत आप तक पहुंचा है? इस शरबत के रंग में नफरत का कोई रंग है क्या? मैं उसकी तलाश में आया हूं। तो हामिद अब्दुल, माफ करिए थोड़ा मैं बीच में नाम कंफ्यूज कर, चार हमारी फैमिली में काफी अब्दुल लोग हमारी फैमिली पर अब्दुल मजीद साहब हैं और 4 पीढ़ियों में 7-8 नाम दिमाग में है, तो उसके लिए माफी चाहिए। तो अब मैं ये समझना चाहता हूँ, जैसे हमदर्द फूड्स में लगभग कितने एम्प्लॉय होंगे? तकरीबन हमारे एम्प्लॉइज 600 के करीब होंगे। 600 के करीब होंगे। तो एक बार मैं आपके साथ ऊपर राउंड लगा, जी बिल्कुल, आइए एक बार जरा प्लांट का राउंड लगाते, चूंकि शोर बहुत ज्यादा है। करण आप आगे आ जाओ, शोर बहुत ज्यादा, ये लेके चलते हाथ में, शोर बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने प्लांट के अंदर बातचीत नहीं की, क्योंकि जो बॉटलिंग प्लांट है या जहां से शरबत मेकिंग हो रहा है वहां बहुत आवाज है, इसलिए कॉरिडोर में हम चल रहे हैं। चलिए।
अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब हम लोग चल रहे हैं जरा ऊपर, नीचे बॉटलिंग हो रही है। ऊपर क्या है? ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, जहाँ पे हम शुगर सिरप बनाते हैं। अच्छा। और उसके बाद जितने भी हर्ब्स हैं उनको डिस्टिल करते हैं। हाँ। और फिर मिक्सिंग टैंक है जहाँ पे मिक्सिंग करते हैं। तो ये जो प्लांट है मानेसर में, ये कब से चल रहा है? ये तकरीबन 2001 से चल रहा है। 2001 से, मतलब 24-25 साल, 24 साल जी। और इससे पहले मैन्युफैक्चरिंग ओल्ड दिल्ली में ही थी। अच्छा जी, वहाँ पे। और एक गाजियाबाद में भी एक प्लांट हुआ करता था। आराम से गिरना मत, कैमरा लेके आराम से रुक जाना सचिन। हाँ, सीढ़ियाँ ये क्या है? यहाँ तो नहीं है ना? हाँ, यहाँ फिल्ट्रेशन है। नहीं, ऊपर चले पहले। तो ऊपर है, मेन ऊपर है। चल आराम से। तो वहां पे ऊपर मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ फिल्ट्रेशन होती है। और फिर इसके बाद नीचे प्रोडक्ट चला जाता है फिलिंग के लिए। अच्छा जी। तो अब ये ऊपर जा रहे हैं जी, जहाँ ऊपर करें मैन्युफैक्चरिंग होती है। जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं सबकी मिलावट होती है। जी बिल्कुल। और फिर नीचे फर्स्ट फ्लोर पे क्या होता है? फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन फर्स्ट। इसको स्पार्कलर फिल्टर्स हैं वहां पे। तो जो आप क्लैरिटी देखते हैं रूह अफ़ज़ा के अंदर, हाँ। कि ये शाइनी जो आता है वो स्पार्कलर फिल्टर से निकलने के बाद फिर ये शाइनी हो जाता है। ओके, तो ये जरा हम देखेंगे प्रोसेस। हालांकि शोर बहुत ज्यादा है, बट फिर भी आगे आगे ही करें। आइए। और ये लिबास हमें इसलिए पहनना पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो हम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लेते हैं वो हैसाप स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो आपको क्लीनलीनेस, हाइजीन, बाहर का कोई डस्ट आप अंदर नहीं लेके आइए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हम ये पहनते हैं। हाँ, तो ये जो फ्लोर है इस एरिया को हम क्या कहेंगे? ये मैन्युफैक्चरिंग एरिया है जहाँ पे शुगर सिरप होता है और मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स वो यहाँ पे। ये दिखाइए। हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग एरिया है। आप आइए यहाँ पे। ये हर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, चलिए। यहाँ कहा जा रहा है मुझे कि अंदर आने के बाद हाँ ये जरूरी है। अगर आप इसको खोल रहे हैं तो करना पड़ेगा आपको। हाँ। क्योंकि फिर ये आप देख सकते हैं कि अंदर क्या कौन सा सिरप है, कैसा है। तो एक हम वहाँ पे सिरप आपको दिख रहा है कि वो नीचे आ रहा है। हाँ। तो वहाँ पे आप देख भी सकते हैं। हाँ, उसको आके आप आगे और खुशबू देखिए क्या है। इसको हम मिक्सिंग टैंक कहते हैं। हाँ। और इसके अंदर शुगर सिरप ऊपर से आ रहा है। हाँ। और यहाँ पे सारे मिक्सिंग हो रही है। इसके अंदर जूसेस हैं, अर्क है, फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस हैं, वो सब यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है। और ये क्या आ रहा है? ये सिरप आ रहा है वहां से। अच्छा। इसके अंदर जूस है और शुगर सिरप है। अच्छा, इसके अंदर जूस है और शुगर सिरप है। और इसमें अब पूरा मिक्सिंग टैंक है। अब इसके अंदर अलग अलग लाइन से अलग अलग चीजें आके मिक्स हो रही हैं। तो ये ऐसे करते हैं। So I can show you also। ये देखो, ये इसमें मिक्सिंग हो रही है। तो कलर ऐड हो गया जी। अच्छा। हाँ, तो अब ये आपको खुशबू आ रही है। हाँ, खुशबू आ रही है, गुलाब की खुशबू आ रही है। केवड़े की गुलाब की खुशबू आ रही है। अब ये यहाँ मिक्सिंग हो रहा है और एक कमाल की खुशबू आ रही है, केवड़े की, गुलाब की। हाँ। और जो रूह अफ़ज़ा की नेचुरल खुशबू है इस टैंक से बाहर आ रहा है। तो जैसे इसमें अब सैकड़ों लीटर होगा इसमें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो इस मिक्सिंग के बाद अब क्या होगा इसका? अब इसमें फिल्ट्रेशन होता है इसका। हाँ। इस पूरे प्रोसेस को फिल्टर करा जाता है। हाँ। और स्पार्कलर फिल्टर से निकाला जाता है, जहाँ पे कोई भी इंग्रेडिएंट और शरबत के अलावा नहीं आ सकता उस बॉटल के अंदर। और फिर वो बॉटलिंग प्रोसेस के चला जाता है। अब ये बताइए, जैसे इसमें कलर जो ऐड होता है, ये कलर क्या है? हाँ, कलर 2 कलर्स होते हैं। FSI अप्रूव्ड कलर्स हैं, जो इंडियन अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज अप्रूव्ड कलर्स हैं। तो इसके अंदर 2 कलर्स होते हैं, एक रेड कलर और एक येलो कलर, टू ब्रिंग ब्राइटनेस टू द प्रोडक्ट। ओके। बट ये कलर क्या आर्टिफिशियल कलर है? आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं। आर्टिफिशियल कलर होते हैं, लेकिन अप्रूव्ड बाय FSI। हाँ, तो ये कलर भी जो है 100 साल से सेम कलर यूज हो रहे हैं। सेम कलर हो रहे हैं। हो सकता है बीच में कभी कोई चेंज हुआ होगा, आई एम नॉट टू श्योर। क्योंकि FSI की भी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कलर्स वो चेंज करते रहते हैं।
तो अभी जो हमारा कलर चल रहा है वो रेड कलर और एक येलो कलर दोनों। अब ये बात बताओ हामिद साहब कि मान लो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर अब्दुल मजीद साहब ने 1906 में पहली बार ये शरबत बनाई, ठीक है, रूह अफ़ज़ा नाम दिया जी। रूह अफ़ज़ा क्या सोचकर डाला होगा, रूह अफ़ज़ा। हाँ, तो जब गर्मी थी और गर्मी अभी भी पड़ती है तो आपका जो सोल है उसको ठंडक चाहिए होती है, इतनी ठंडक चाहिए आपको कि ये प्रोडक्ट जब आप पीते हैं तो ये सिर्फ बॉडी को नहीं आपके सोल को भी ठंडा करता है, वो प्रोडक्ट है ये। तो ये उन्होंने सोचा होगा, बनाया होगा। अब उसके बाद चौथी पीढ़ी में आप हो, तो इसमें वही इंग्रेडिएंट्स कैसे चला आया? क्या वो उनकी डेथ हो गई शायद 1922 के आसपास? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो क्या वो पर्ची छोड़ गए? बिल्कुल पर्ची छोड़ गए, वो अपने जनरेशन टू जनरेशन बताते गए कि कैसे ये प्रोडक्ट बनेगा। और बहुत ही चुनिंदा लोग हैं जिनको पता है कि वो कैसे बनाना है उस फॉर्मुलेशन को, और उसी हिसाब से फैमिली टू फैमिली ये फॉर्मूला हैंड ओवर होता जा रहा है। तो अब जैसे मैं पढ़ रहा था गूगल पे, जब रिसर्च किया कि जो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर थे हकीम अब्दुल मजीद, जब उनकी डेथ हो गई 1922 में, तो उनकी पत्नी शायद राबिया बेगम जी, करेक्ट, उन्होंने जिम्मेदारी ली, बिल्कुल ली। फिर उनके दो बेटे जी, जिनमें से एक बेटे 47 के बाद पाकिस्तान चले गए, हकीम मोहम्मद सईद साहब। हाँ, वो पाकिस्तान चले गए, उन्होंने पाकिस्तान में रूह अफ़ज़ा बनाया, करेक्ट, बिल्कुल। और 71 में ऐसा हुआ कि एक बेटे नहीं, जो हकीम मोहम्मद सईद साहब पाकिस्तान, इंडिया का पार्टीशन समझना पड़ेगा आपको कि कैसे हुआ। हाँ। इंडिया का पार्टीशन हुआ 3 हिस्सों में। हाँ। एक हुआ इंडिया, एक हुआ पाकिस्तान, एक हुआ ईस्ट पाकिस्तान। हाँ। उस टाइम पे 1947 की बात हो रही है, 1948। उसके बाद से 1971 में बांग्लादेश बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान। पूरी पाकिस्तान जो अलग हो गया। तो ईस्ट पाकिस्तान नहीं रहा, अब उसका नाम बांग्लादेश हो गया। तो जो साहब हकीम मोहम्मद सईद साहब गए थे पाकिस्तान, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में भी काम शुरू किया। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बांग्लादेश, वो बांग्लादेश बन गया, तो वो भी हमदर्द एक था, पहले से बना हुआ था। तो अब हमदर्द इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों कंट्रीज में है, तीनों अलग अलग एंटिटीज है, किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये जो तीनों अलग अलग एंटिटीज हैं, तो इंग्रेडिएंट्स तीनों जगह सेम होगा? सेम नहीं है, अलग अलग चेंज होता है। हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हम इंडिया में हैं और हमें असली इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। केवड़ा इंडिया में हुआ है ना, केवड़ा पाकिस्तान में है ना, केवड़ा बांग्लादेश में है, तो वो एसेंसेस यूज करते हैं कहीं बाहर से लाकर। लेकिन हमारे पास क्योंकि ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स हैं, रियल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो हम उसका अर्क निकालते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो डिफरेंट है, फ्लेवर्स हैं दोनों में। तो जैसे अर्क निकालने का भी कुछ होता होगा, गुलाब का, केवड़े का, वो सब? हाँ, वो है हमारे पास एक अंदर डिस्टिलेशन यूनिट है, जहाँ पे हम सारे हर्ब्स डाल देते हैं और फिर उसका अर्क निकाला जाता है। ओके, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे पाकिस्तान में जो हमदर्द पाकिस्तान है, या बांग्लादेश में जो हमदर्द बांग्लादेश, अल्टीमेटली वो आपके चाऊ ताता कजन्स हुए। तो इन लोगों में आपस में आप लोगों में राब्ता होता होगा? बहुत कम होता है, लेकिन हाँ, जितना हम चाहते हैं उतना तो नहीं होता, लेकिन हाँ, वो थोड़ा बहुत कंपनी की कोई आइडेंटिटी एक दूसरे से नहीं है, एकदम सेपरेट एंटिटीज। चलिए, अब दूसरे फ्लोर पे आते हैं। अब कुछ मिथ और भ्रांतियां जो है हमदर्द को लेकर, मेरा मकसद है वो मिथ और भ्रांतियां भी दूर होती है इस वीडियो के जरिए। आइए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहने लगते हैं पाकिस्तानी कंपनी है। अरे जब प्रोडक्ट ही पाकिस्तान के पैदाइश से पहले का है, सही बात, तो पाकिस्तानी कैसे हो सकता है? सही बात। अब हम चलेंगे नीचे या इधर? नीचे जाएंगे, नीचे जा रहे हैं। आइए, तो ये था जहां हुआ मैन्युफैक्चरिंग एंड मिक्सिंग यूनिट, जहां तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स को क्या किया जाता है, उनको लाके और उनको मिक्स किया जाता है। ओके, अब यहाँ खोल सकता हूँ कैप? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। तो और उसके बाद फिर नीचे जा रहे हैं जहाँ पे फिल्ट्रेशन यूनिट है। तो वहां पे आप स्पार्कलर फिल्टर्स लगे हुए हैं, जहाँ पे उस प्रोडक्ट को और फिल्टर करके उसको शाइनी बनाया जाता है। ओके, तो ये बताइए हामिद साहब कि जैसे आपके ग्रेट ग्रैंडफादर अब्दुल हकीम, उनके नाम के साथ हकीम, आपके ग्रैंडफादर हकीम, उनके साथ हकीम अब्दुल हमीद जी, उनके साथ भी हकीम जी। आपके फादर के साथ नहीं हकीम है, नहीं, तो उसके मेरे साथ भी नहीं लगा। उसके बाद हिकमत हमारी फैमिली से खत्म हो गई। हमारे ग्रैंडफादर वाज द लास्ट हकीम इन द फैमिली। ही वाज अ प्रोफेशनल क्वालिफाइड फिजिशियन, लेकिन उसके बाद से कोई हमारी फैमिली में हकीम नहीं रहा। ओके जी। तो
वो सवाल बार बार मेरे दिमाग में इसलिए आता है कि जब मैनुअल बनाते होंगे, आराम से बेटा कैमरामैन गिरना मत, आराम से, बचना भी जरूरी है सीढ़ियों से। जब वो आपके जूते से वो खुल रहा है, एक वो निकाल दीजिए, एक निकाल दो, क्योंकि गिरोगे बेटा लड़खड़ा के। जब ये मैनुअल बनाते होंगे हाथ से, जो उसके इंग्रेडिएंट्स की कुटाई करते होंगे उस समय, तो ऐसे ही हो सकता है कूटते होंगे लोहे के उसमें, और वहां से वो इस तरह से आ गया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी तासीर तो बदली होगी ना? हाँ बिल्कुल, नहीं तासीर नहीं बदलती उसके अंदर, वो प्रोसेसेस ही हम ऐसे चूज करते हैं, टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज करते हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। तो बैच साइज जरूर छोटे से बड़ा हो गया है, लेकिन ये ग्राउंड पे आ गए क्या? नहीं, फर्स्ट पे। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि हमने उसको प्रोडक्ट के अंदर चेंज हुआ है, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। ओके, प्रोडक्ट सेम है। प्रोडक्ट सेम, उसकी तासीर सेम है, उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेम है। आप बताओ क्या वजह रही कि कोई प्रोडक्ट 100 साल से ऐसे ही उसी फ्लेवर के साथ, उसी तासीर के साथ, उसी तरह की बॉटलिंग के साथ, कोई फूफा टाइप का उसका ब्रांड नेम भी नहीं है, कोई फूफा टाइप का उसका लोगो नहीं है। फूफा मतलब बड़ा जिग-जैग, जो नए जनरेशन के अकॉर्डिंग, अब तो जेन जी होता है, आप सेम फॉर्मेट से उस बॉटल पे वो चल रहा है कुछ फल फ्रूट के साथ, तो उसके बाद भी सरवाइव करते हुए टॉप पे बने रहे, तो क्या है? और भी प्रोडक्ट्स हैं, आप हिस्ट्री में देखेंगे और भी प्रोडक्ट्स हैं जो 100 साल से ऊपर रहे हैं, लेकिन इस रूह अफ़ज़ा का 100 साल से ज़्यादा एक ही पोजीशन पे रहना शरबतों में नंबर 1 कैटेगरी पे, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स आर टॉप क्लास। उसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपके बॉडी को फायदा देता है, उसको ठंडा रखता है। तो और प्रोडक्ट्स अगर आपका क्वालिटी नहीं होगी प्रोडक्ट में, तो कभी सक्सेसबॉल हो भी नहीं। आप जो कहते हैं ना, और प्रोडक्ट है 100 साल से ज्यादा पुराने प्रोडक्ट भी हैं, लेकिन उन्होंने इवॉल्व किया, बहुत सारी चीजें बदली, बॉटलिंग का तरीका बदला, पैकेजिंग का तरीका बदला, ब्रांडिंग चेंज किया, लोगो बदला, आपने कुछ बदला नहीं। हाँ, राइट। अच्छा, बदला हमने भी, शीशे की ग्लास से हम प्लास्टिक की बॉटल पे आ गए। पहले इधर चलना है। हाँ, पहले बॉटल्स ऐसी होती थी कि हमारी ऐसे ऑटोमेटिक लाइंस नहीं होती थी, तो बॉटलिंग आपकी मैन्युअल होती थी। अब हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो बॉटलिंग आपकी वो हो सकती है, अच्छा, ऑटोमेटेड। ये मैं दिखा रहा था आपको, ये जो वो हैं फिल्टर्स, इनको स्पार्कलिंग फिल्टर्स कहते हैं। बीच में जो ये छोटे झांक सकते हैं अंदर। हाँ बिल्कुल झांक, क्योंकि बाहर ग्लास से रिफ्लेक्शन आएगा। आइए, हाँ, ये क्या है, कहाँ आ गए हम? ये हम आ गए हैं फिल्ट्रेशन यूनिट के अंदर। अच्छा। और ये लाइंस हैं जहाँ से ऊपर से मिक्सिंग टैंक से प्रोडक्ट आता है, और इन फिल्टर्स के थ्रू निकलता है, और इसको वो शाइनी टेक्सचर देता है, शाइनी लिक्विड बनाता है। ये वो स्पार्कलर फिल्टर्स हैं जहाँ पे प्रोडक्ट को शाइन मिलती है, और सारी इम्प्योरिटीज निकल जाती है। शुगर में भी इम्प्योरिटी हो सकती है, किसी चीज में भी, लेकिन इससे इस स्पार्कलिंग फिल्टर से वो सारी इम्प्योरिटीज चली जाती हैं। तो ये 3 फ्लोर में ऐसे ये पूरा प्लांट। जी। तो ये सब में क्या हो रहा है? ये मिक्सिंग है जो हम जिस पे खड़े हुए थे, जो हमने देखा, और हम बीच वाले टैंक के ऊपर खड़े हुए थे, वो हमने खोल के देखा था। अब वहां से सिरप आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, ओके। और ये थोड़ा गर्म होगा अभी, तो आप इसको छूइए नहीं, ये गर्म होगा। हाँ, थोड़ा इतना भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अब ये हीट, ये जा रहा है, ये सिरप जा रहा है, और ये जाके और इन पाइप से नीचे जा रहा है फिलिंग लाइंस पे। ओके। और ऑटोमेटेड फिलिंग लाइंस है। तो ये जो जा रहा है, ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब नीचे सिर्फ बॉटलिंग हो रही है। बॉटलिंग हो, करेक्ट। हाँ, तो नीचे जरा बॉटलिंग के पास चलेंगे। ये प्लांट है। अब ये जैसे सिरप जा रहा है, बिल्कुल ये ऐसे सिरप इसमें जा रहा है। अब देखिए, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं तो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ, पॉलिटिकल कवरेज करता हूँ, इलेक्शन और तमाम चीजें। सच कहूँ तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसे हमदर्द फूड्स के किसी प्लांट में आऊँगा और ऐसे रूह अफ़ज़ा शरबत की बॉटलिंग और प्लांट में कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है देखूंगा। लेकिन इसके लिए शुक्रिया रामदेव को कि उन्होंने इस तरह की बयानबाजियाँ की, इस तरह की नफरत वाली बातों की मिलावट शरबत की मिठास में की, कि हमें यहाँ आना पड़ा था कि देश को, दुनिया को पता चले कि शरबत से नफरत का, धर्म का
मजहब का, शरबत बनाने वाली कंपनी के धर्म का, शरबत बनाने वाली कंपनी के मुलाजिमों का कोई रिश्ता नहीं है। शरबत का रिश्ता स्वाद से है, तासीर से है, उस तासीर और स्वाद से जिसका रिश्ता हम सब से है, जो हमने पीढ़ियों से जिसको चखा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं फिलिंग लाइन पे। ओके। जहाँ पे जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 3 लाख बोतल पर डे की कैपेसिटी, पर डे की, और 3 लाख बॉटल पर डे वहां शरबत भरी जाती है मानेसर फैक्ट्री में। हाँ, तो अब हम जा रहे हैं वहां जहां शरबत की बॉटलिंग होती है और वहां से फाइनल प्रोडक्ट पैकिंग होके बाहर निकल जाता है। बिल्कुल। तो अब हम आ गए वहां फिलिंग लाइन पे जहां से मैंने वीडियो की शुरुआत की थी। अंदर जरा चल के सिर्फ देखेंगे थोड़ा सा। और ये जब अंदर जाते हैं तो ये सब पहनना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा है, सिस्टम है, हाइजीन मेंटेन करने के लिए सब किया गया है। आइए। हाँ, इसको मोनोब्लॉक प्लांट कहा जाता है, जहाँ पे क्या प्लांट? मोनोब्लॉक। तो जहाँ पे फिलिंग और कैपिंग साथ साथ हो रही है। तो फिलिंग होने के बाद कभी भी बोतल एक्सपोज टू एयर नहीं होगी। वो एक चेम्बर है, वहीं पे अंदर ही अंदर कैपिंग भी हो जाती है। तो जब बोतल बाहर निकलती है तो व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर तो वो कभी खुली नहीं होती है। वो पूरा क्लोज्ड है, ग्लास का इंक्लोजर बना हुआ है। और ये यहाँ जैसे फाइनल क्वालिटी चेक्स होती हैं। हाँ, क्वालिटी चेक कैसे कर रही है? ये क्वालिटी चेक कर रहे हैं, एक तो पैरामीटर देख रहे हैं, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट तो नहीं है बोतल के अंदर। अच्छा। और क्वांटिटी जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी ही है कि नहीं है। ओके, वो चेक। तो अगर इनको लगता है यहाँ पे कि कुछ ऐसा एलिमेंट बाहरी ऑब्जेक्ट, तो वो बाहर निकाल के रख देते हैं बोतल अपने पास। और या किसी में अगर क्वांटिटी कम दिखा तो बाहर निकाल के रख देते हैं। उसको फिर फिल करा जाता है, वापस से जाता है अंदर। तो हामिद साहब, ऐसे समय में जब सबकी नजर अब रूह अफ़ज़ा पर हो गई और ये हजारों ट्रोल करने वाले लोग और पतंजलि के लोग, वो लगातार आपकी बोतल पर नजर होगी कि कुछ ऐसा मिल जाए इस बोतल में कि कहें कि देखो रूह अफ़ज़ा में ये मिला, तो आपको तो एक्स्ट्रा सतर्कता बरतनी पड़ती होगी। नहीं, एक्स्ट्रा सतर्कता सिर्फ इस वजह से नहीं बरतते हम करते। एक्स्ट्रा सतर्कता हम अपनी वजह से भी करते हैं कि जो हम प्रोडक्ट दें वो अच्छा प्रोडक्ट दें, वो क्वालिटी का प्रोडक्ट दें, वो एज पर FSI गाइडलाइंस, एज पर USFDA गाइडलाइंस ऐसा प्रोडक्ट दें। क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज हम कभी भी नहीं करते। अगर कोई एक भी इंग्रेडिएंट नहीं है तो हम मैन्युफैक्चर नहीं करते प्रोडक्ट को। ये प्रोडक्ट क्योंकि सिर्फ जैसे मैंने पहले बोला कल्चरल यूज के लिए नहीं है, ये रिलीजियस यूज के लिए भी प्रोडक्ट होता है। ये मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट। खासतौर से गर्मियों में जब छबील लगती है तो इसका सेवन वहां पे भी होता है। हर धार्मिक स्थान पे इसका सेवन होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही हमदर्द फूड्स के CEO ने कि जो रूह अफ़ज़ा है, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल, इस शरबत का इस्तेमाल मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में हर जगह होता है, हर धार्मिक उत्सव में, शादी में, ब्याह में। और कभी किसी ने इससे पहले मैंने नहीं सुना कि शरबत का मजहब देखा, शरबत के बनाने वालों का मजहब देखा। आपने इस तरह की कंट्रोवर्सी का पहले भी कुछ सामना किया? होते रहते हैं, बीच में होती रहती हैं, लेकिन हमारा कोई रिएक्शन नहीं होता उसके ऊपर। जैसा हम काम करना चाहते हैं हम करते जा रहे हैं। तो जैसा ऐसा भी कभी होता है कि कहीं से किसी जगह, जैसे पंजाब में इतने गुरुद्वारे हैं, लंगर चलता है, बहुत ऐसे मंदिर हैं जहाँ सालों भर लंगर चलता है, तो सीधे मंदिर या गुरुद्वारों में बल्क डायरेक्ट सप्लाई जाता है? हाँ, बिल्कुल जाता है, डायरेक्ट सप्लाई बिल्कुल जाता है। मंदिरों मस्जिदों में डायरेक्ट सप्लाई है। कई हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं जहाँ पे मंदिरों में भी रूह अफ़ज़ा बट रहा होता है, गुरुद्वारों में भी बट रहा होता है और सड़कों पे बट रहा होता है। भाई जितने भी इंडिया के रिलीजियस वो हैं फेस्टिवल्स, वो तो सारी सड़कों पे होते हैं। तो इस तरह से छबील भी सड़कों पे होता है और सड़कों पे रूह अफ़ज़ा बटता है। यही हकीकत है। आइए, यही इधर क्या है? इधर लेबलिंग हो रही है, फाइनल प्रोडक्ट। ये जर्मन मशीन है। ये क्या है? जर्मन मशीन है। जहाँ पे ये फास्ट स्पीड लेबलिंग हो रही है। तो वो लेबल की मैगजीन ऑटोमेटेड है। यहाँ से बोतल खाली जा रही है और यहाँ पे लेबल होके बाहर निकल रही है। अच्छा, यहाँ से जैसे अब लेबल होके बाहर निकल रहा है। इससे आया और यहाँ लेबलिंग के लेबल होके बाहर निकल जाती है।
और ये फिर उधर पैकेजिंग होती है। हाँ, उधर पैकेजिंग हो रही है, तो हमें बाहर से जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ठीक है। ये पैकेजिंग हो रही है, पिक्चर ले लेगा। वाह, ये बाहर आते हैं, आइए बाहर आते हैं। आइए, हाँ आइए, इधर आइए। तो अब एक तरह से मैंने मुआयना किया रूह अफ़ज़ा की इस कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, जो मानेसर में है, हरियाणा में है। और रूह अफ़ज़ा के जो सीईओ हैं, जिनकी चौथी पीढ़ी है इस बिजनेस में, शरबत बनाने के इस बिजनेस में, जो 100 कितना 18 साल 1906 से जुड़े, तो 117 18 साल हो गया, 18 साल। तो 118 साल पुरानी कंपनी है, न्यू तब पड़ी थी। अब आखिरी सवाल कि जब ये विवाद होता है या हो रहा है, जो रामदेव का इस तरह से बयान कि धर्म बचाने की लड़ाई है, एक तरह से धर्म से जोड़ दिया और इस शरबत को, तो ये टोपी खोल लो आप? हाँ बिल्कुल खोल सकते हैं आप, इस एरिया के अंदर खोल सकते हैं। जब ये धर्म बचाने की लड़ाई कह दिया रामदेव ने, और शरबत को, आपके शरबत को मुस्लिम धर्म से जोड़ दिया, कट्टर मुसलमानों की कंपनी है, ये तक बोल दिया रामदेव ने, तो ऐसे मौके पर आपको कभी लगता है कि प्रतिवाद करना चाहिए, मुकदमा करना चाहिए, सरकार से कंप्लेन करना चाहिए कि किसी प्रोडक्ट को, जो भारतीय प्रोडक्ट है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, उसको बदनाम करने की ऐसी कॉन्स्पिरेसी क्यों होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे भारत की जनता को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने रूह अफ़ज़ा का साथ दिया। इस सारे विवाद में रूह अफ़ज़ा को रिलीजियस एस्पेक्ट से नहीं जोड़ा और अपने कल्चर से जोड़ा, और उसी हिसाब से हमारे पास ट्वीट्स आए, कमेंट्स आए कि रूह अफ़ज़ा का किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। ये एक शरबत है, मिठास का शरबत है, जिसको हमारी फैमिली पिछले 118 साल 17 सालों से इंडिया में, भारत में बना रही है। मेड इन इंडिया शरबत लोगों के लिए और बहुत क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इसीलिए ये सरवाइव कर रहा है इतने साल। बहुत सतर्क होकर, सजग होकर कमेंट कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं रामदेव के विवाद पर। और रामदेव की फितरत ये है कि मुझे लगता है अभी उन्होंने शुरुआत की है, नेक्स्ट लेवल उन्हें जाना है। 5 दिन पहले से शुरुआत हुई, हर रोज पहले उन्होंने हमदर्द का नाम नहीं लिया, रूह अफ़ज़ा का नाम नहीं लिया, एक शरबत कहा, और उसे मस्जिद और मदरसे बनाने वाली कंपनी का शरबत कहा। उसके बाद अब वो नाम लेने लगे हमदर्द का। तो अभी नेक्स्ट लेवल रामदेव को जाना है, क्योंकि रामदेव ने आसान तरीका यही खोजा है कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उस बाजार में जहां रूह अफ़ज़ा की पॉपुलैरिटी 100 साल से ज्यादा है, जहां घर घर में, खास करके उत्तर भारत में घर घर में रूह अफ़ज़ा है, उनका स्वाद और तासीर रूह अफ़ज़ा से परिचित हैं, तो रामदेव को आसान तरीका यही लगा कि पहले रूह अफ़ज़ा के खिलाफ इस तरह से दुष्प्रचार करो कि मुसलमानों की कंपनी है। और ये इस दौर में ये होता है, इतनी बड़ी कंपनी का चेहरा, मुखिया रामदेव, आज की तारीख में कहते हैं 40,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी है, लेकिन उन्हें भी सहारा लेना पड़ा हिंदू मुसलमान का। उन्हें भी शरबत को एक मजहबी जमात से जोड़कर दुष्प्रचारित करना पड़ रहा है। तो लेकिन अफसोस तो होता हो? नहीं, अफसोस नहीं होता। जो हमारा इंटरनल रिजॉल्व है कंपनी, जो फैमिली का, कि कैसे क्या काम करना है हमें, हम उसके ऊपर कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। और जो जिस काम में, चैरिटी में हमारा अमाउंट लगता है, पैसा लगता है, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, हम उसको करते जा रहे हैं। तो इतनी चैरिटी क्यों करते हैं आप? ये हमारे फोर फादर्स ने बोला हुआ है, हमारे परदादा ने, हमारे दादा ने बोला हुआ है कि इसी तरह से आपको काम करना है, और आप अपने जाती मुफाद नहीं देखना, आपको 85% चैरिटी करना है, उस हिसाब से चैरिटी। तो आप तो 85% चैरिटी आप कर रहे हो। 116 साल पुरानी कंपनी है आपकी, जो भी फाउंडर्स, फोर फादर्स आपके हैं। तो 100 साल में तो कंपनी 40,000 50,000 करोड़ की कंपनी हो सकती है। रामदेव की कंपनी तो 12 साल में 40,000 करोड़ की हो गई, 15 साल में। आप 600 800 1200 करोड़ की कंपनी है। जी देखिए कि बाहर से फंडिंग हमने कुछ नहीं लिया। देयर इज नो पब्लिक होल्डिंग ऑफ हमदर्द। कोई शेयर्स हमने फ्लोट नहीं कर रखे, कोई हमने पैसा नहीं लिया हुआ, कोई हमारे के ऊपर कर्जा नहीं है। ये सारा इंटरनली जनरेटेड फंड्स है, और उसका भी 85% चैरिटी में चला जाता है। तो वो पैसा बाहर निकलता है, वो कार खैर में लगता है, जो चैरिटी अमाउंट है, और एजुकेशन में और हेल्थ केयर में। उससे
गवर्नमेंट पूरे पूरे इंडिया के लोगों को बेनिफिट मिलता है, और जो अमाउंट रह जाता है वो हम अमाउंट से ही हम प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो वो ऑब्वियसली वो अमाउंट एक लिमिटेड अमाउंट है, लेकिन जो प्रोग्रेस है वो हमारी कंटिन्यूसली एवरी ईयर हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब, CEO हमदर्द फूड्स, रूह अफ़ज़ा जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर, इनके साथ में यहाँ जो कुछ देखा इस वीडियो में आपने देखा, और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और जब ये दुष्प्रचार हो तो आप इस वीडियो में कही गई बातों को याद करिए, सुनिए, और उस शरबत की तासीर से, स्वाद से अपना रिश्ता रखिए, दुष्प्रचार से नहीं। और शरबत के स्वाद से, बार बार कहूंगा, आपको रिपीट लग सकता है, उसके बनाने वाले के मजहब का क्या रिश्ता है, इस पर दिमाग लगाने की बजाय शरबत के स्वाद को देखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मजहब कोई भी हो, इस देश के नागरिक जैसे ये हैं वैसे मैं हूं। इनका खून लाल है, मेरा खून लाल है, यहाँ जो लोग हैं उनका खून लाल है। और खास बात यह है कि वैसे शरबत का भी रंग लाल है, तो शरबत के रंग को बदलने की कोशिश नहीं की आपने? नहीं, शरबत का रंग यही रहेगा। शरबत का रंग यही रहेगा। चलिए, फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से, और थैंक यू।